नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अग्निपथ भर्ती योजना, इसे लेकर देश भर में चल रहा विरोध अब जैसे थमसा गया है, लेकिन कांग्रेस है कि मानने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध पथ पर है। ऐसा लगता है कि अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ, या यूं कहें कि इसके नाम पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, लेकिन रिपोर्ट जरा देखिए। मान गया देश, कब मानेगी कांग्रेस? सेना में भर्ती को लेकर लाई गई योजना पर देश भर में चल रहा विरोध अब थमसा गया है, लेकिन सियासी गलियारों में खिचड़ी अब भी पक रही है। जी हां, कांग्रेस है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध पथ पर है। अग्निपथ के नाम पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। सत्याग्रह के तहत हरियाणा के रोहतक में प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। ये शांति प्रिय ढंग से हमने धरना रखा है ताकि लोगों का ओपिनियन जाए, और जो है अग्निपथ, इंग्लिश में एक वर्ड है एगोनी, ये अग्निपथ नहीं है, ये एगोनी पाथ है, एगोनी पाथ, समझा? तो उसके वापस लें और इस पर पुनर्विचार करें और मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए कोई चर्चा करें, उसके बाद कोई लेके आए। इसको कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे सत्याग्रह के तहत करनाल में मोर्चा संभाले हुए हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा व्याप्त है इस अग्निपथ योजना के खिलाफ। इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं सभी से, तो उससे एकदम स्पष्ट है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ये अग्निपथ योजना ना जवानों के हित में है, ना फौज के हित में है, न सरकार के हित में है। इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए। भले ही राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा हो, लेकिन युवाओं के जोश के आगे ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी दलों के विरोध का कोई असर नहीं होने वाला। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत रविवार तक करीब 56,960 आवेदन प्राप्त हुए। अग्निपथ के तहत भर्ती के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी केवल 3 दिन के भीतर करीब 57,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो अब भी जारी है। इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए दी। देश भर में घट रहे विरोध और युवाओं के जोश के आगे कांग्रेस का सत्याग्रह कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो आज भी प्रदेश भर में जारी रहा। अब सवाल यह है कि जब सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि 57,000 बच्चों के तकरीबन रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं और यह प्रक्रिया लगातार अभी चल रही है, यानी कि जो मुख्य स्टेक होल्डर है इस पूरी प्रोसेस का, विद्यार्थी, आवेदनकर्ता, वो अपना रुझान पूरा दिखा रहा है, तो राजनीतिक दल क्यों जबरदस्ती उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना उनके लिए लाभदायक नहीं है या नहीं, इसका फैसला युवाओं को, अग्निवीरों को खुद करना है। तो विपक्षी दल क्या एक राजनीतिक मौके के रूप में इसे देख रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई मौका विपक्ष को चाहिए ही होता है ईंधन के रूप में, जिससे कि आग वो जलती रह सके, जिस पर विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ती रहती है। ऐसे में क्या युवाओं का कंधा इस्तेमाल करते हुए विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकना चाहता है या अपने राजनीतिक हितों को सीधा करना चाह रहा है? बात करेंगे इस विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ेंगे, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जेजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा रोहित चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जे.एस. सोढी साहब हमारे साथ एज एन डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा के प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं।
रोहित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, विरोध प्रदर्शन योजना ठीक है या गलत है? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? ये फैसला युवाओं पर ही छोड़ दीजिए, जो मुख्य स्टेक होल्डर है उन पर ही छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी जब विरोध की कमान संभाल रही है तो युवाओं के मन में भी ये संदेश ज्यादा जा रहा है कि हमारे मुद्दे को कम उठाया जा रहा है और राजनीतिक हित ज्यादा है। सबसे पहला कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर इस पूरे विषय पर। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक फौजी सोल्जर रहा हूं, कर्नल हूं, और मैं चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन दलगत राजनीति से उठकर मेरे लिए देश सबसे पहले है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज, इस आपके सवाल पर आने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सुरक्षा प्रणाली है उसके 4 अभिन्न अंग हैं। पहला देश, और देश है तो हम हैं। दूसरी देश की जनता, देश का यूथ जो है, तो हमारी फौज को रिसोर्स मिल रहा है, हमारी फौज को ताकत और जवान देश की जनता से मिल रहा है। तीसरा देश की फौज जो देश के जुनूनी यूथ को लेकर देश की सेवा कर रही है, देश की बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। और चौथी चीज सरकार, जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और देश के लिए नीतियां तय करती है, देश की सुरक्षा नीतियां तय करती है, देश की फौज को अच्छी और सही नीतियां देकर ताकत देती है ताकि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बरकरार रहे। अब एक और चीज जो आखिरी तौर पे मैं बताना चाहूंगा, यहां पे एक सोल्जर को तैयार करने के लिए 1 साल की उसकी ट्रेनिंग होती है, 2 साल उसको यूनिट के अंदर ट्रेन किया जाता है और उसके बाद 4 से 5 साल लगते हैं एक स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए। यूनिट के अंदर जो सोल्जर तैयार होता है वो टैंक के पीछे या आर्टिलरी गन के पीछे, या आज मॉडर्न एक सोल्जर है उसको तैयार करने के लिए उसकी नाइट विजन डिवाइसेस है, उसके वेपन सिस्टम है, इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम है, अग्नि मिसाइल है और तरह तरह के भांति के मॉडर्न इक्विपमेंट है। उसको चलाने के लिए हमें सोल्जर को स्पेशलाइज्ड बनाना पड़ता है, जिसके लिए कम से कम 4 से 5 साल और उससे भी ज्यादा लगते हैं। मैं पृथ्वी मिसाइल का एक स्पेशलिस्ट रहा हूं, मुझे पता है कि 10 साल मुझे उस हद तक पहुंचने के लिए लगे जहां मुझे सुपर स्पेशलिस्ट कहा जाए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन है इस देश की। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का हक बनता है, अख्तियार बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश की सेना के लिए, सेना को मजबूत रखने के लिए और देश के यूथ को जो उसके अंदर जुनूनी तौर पे सेना के अंदर आना चाहता है उसकी हिफाजत करे, उसके अख्तियारों का, उसके अधिकारों की हिफाजत करे। अगर हमारा सैनिक 4 साल की सेना में, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है या सेना के में रहते हुए ऐसा लगता है, बॉर्डर पे महसूस होता है। आप विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई है सर, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप ये बताइए ना कि जो इस पूरी प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स हैं वो कहां हैं आपके साथ? जी। विरोध तो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का विरोध है जो खुद ओवरएज हो चुके हैं। जी, मैं कहां यूथ है आपके साथ? आपको जो बताना चाह रहा हूं, अगर हमारा सोल्जर अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहेगा तो वो सरहदों की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमें देश में सुरक्षा प्रणाली को खराब करने के लिए या कुछ और करने के लिए सबसे पहले ट्रायल एवेल्युएशन होता है, सबसे पहले किसी भी चीज का पायलट प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई बिना पायलट प्रोजेक्ट के एक ये चमड़े का सिक्का जो है। ठीक है सर, मैंने पहली रिएक्शन ली है, मैं डिबेट पर वापस आऊंगा। मैं अब डिबेट पर आ रहा हूं, एक इनिशियल कमेंट पे ले लूं। मैं सबसे पहले विवेक चौधरी जी के पास पहले आ रहा हूं। विवेक जी रखिए अपनी बात। केशव जी, रोहित जी ने बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छी बातें करी कि देश सबसे पहले, पर उसके साथ कहीं ना कहीं देश सबसे पहले के साथ साथ ये क्वेश्चन मार्क भी देश के ऊपर लगाने का काम कर। क्या जो 56,960 युवाओं ने आवेदन किया वो पाकिस्तान से आए या कहीं और से आए? वो भी इसी देश के युवा। कांग्रेस आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को ना बचाने की जगह राहुल गांधी को बचाने की जोर लगा रही है। ये मार्च निकालते हैं राहुल गांधी को बचाने के लिए और
सड़कों पे उतरते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप क्यों डर रहे? आज आपने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का हक, पर आप सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध में मत जाइए। आज आप उन युवाओं का विरोध कर रहे हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं, जो आवेदन कर रहे हैं। आज आप कहीं ना कहीं मोदी जी का विरोध करते हुए, देश का विरोध करते हुए आज सभी युवाओं का विरोध कर रहे हैं। कितनी भीड़ जुटा पाए आप भी बताइएगा। केशव जी, आपने भी न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का काम किया कि कितनी भीड़ ये जुटा पाए। ये कहाँ थे युवा साथी जिनके लिए ये विरोध कर रहे? करनाल में क्या होता है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, इनके प्रदेश प्रभारी जाते हैं, वहां पे 20 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। बरवाड़ा के अंदर क्या होता है, बरवाड़ा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग बैठता है, कुमारी शैलजा का गुट अलग बैठता है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कहीं भी विरोध प्रदर्शन में मैं इनकी जो बातें सुन रहा था वो सुन के हंसी भी आती है। इनके एक नेता अम्बाड़ा के अंदर विरोध प्रदर्शन में कह रहे थे कि जब 21 साल का युवा रिटायर होके आएगा तो उसके मूछ भी नहीं होगी। अरे आपने मूछ से लेना है कुछ या देश से लेना? आज देश की सुरक्षा की बात है, देश की सुरक्षा के ऊपर आप बात कीजिए। ठीक है विवेक। आज राहुल गांधी को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन ना कीजिए। राहुल गांधी ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो वो बच जाएंगे। आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको मार्च निकालने पड़ रहे हैं सड़कों पे और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ठीक है विवेक जी, अगर इतना ही जोर आपने कांग्रेस बचाने पे लगाया होता, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। होती। ठीक है, मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं। रेडू साहब रखिए अपनी बात, पहला कमेंट। देखिए, ये जो सेना है वो देश का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। देश में शांति बनाए रखने के लिए, बाहरी खतरों से देश को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज तक हिंदुस्तान की आर्मी अपना हर जगह लोहा मनवा चुकी है। जिस प्रकार से अग्निपथ की नई योजना ये लेकर के आए हैं अग्निवीरों को पैदा कर, मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमें केवल पार्टी पक्ष नहीं रखना चाहिए, बल्कि देश हित की और देश सुरक्षा की हमें बात करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जननायक जनता पार्टी से हूँ या बीजेपी का हूँ तो मुझे इसके प्रो में ही बोलना है, या मैं इनेलो से हूँ तो मुझे इसका एंटी ही बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत बड़ा ये मुद्दा उठाया हुआ है और इसका कहीं ना कहीं हो सकता है यही की डिबेट से कोई निष्कर्ष निकल जाए, युवाओं को भी समझ में आ जाए और सरकार को भी समझ में आए। देखिए, इसमें कई शंकाएं हैं केशव जी, बहुत बड़ी बड़ी शंकाएं, क्योंकि मुद्दा अभी अपनी कर्मिता बता रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये संशय की बात है। एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए अगर युद्ध के मैदान में हम नौसिखियों को भेज देंगे तो युद्ध में सफलता कैसे मिलेगी? अगर स्पेशलिस्ट होगा और एक तरह का नौसिखिया होगा, अब 25% को रखेंगे, यानी कि मतलब 10 में से 25 और प्लस में होंगे 75 तो नए होंगे, 4 साल वाले होंगे और 25 जो है ना पुराने होंगे, एक्सपीरियंस हैंड होंगे। तो 25 वो जो एक्सपीरियंस हैंड होंगे वो कितना क्या कर पाएंगे? इसलिए कहीं ना कहीं जो 4 साल की रेडू साहब आपकी बात ठीक है, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से सभी अपने सम्मानित मेहमानों को यह बता दूं कि हमारी डिबेट पॉलिटिकल डिबेट है। इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जो रिफॉर्म्स की बात है, जो सही है, जो गलत है, इस पर बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुद इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया है कि 56,900 से ज्यादा आवेदन उनके पास बीते 4-5 दिनों के अंदर आ चुके हैं और अब भी तेजी के साथ आ रहे हैं। तो यूथ तो आगे बढ़ रहा है, तो जो मेन स्टेक होल्डर है उसे कोई परेशानी नहीं है, तो उसको क्यों जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है? सही और गलत का फैसला उस पर छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं, ये जी जो स्टेक होल्डर्स की आप बात कर रहे हैं, युवा साथी हैं, आज हमारे देश में एक वैकेंसी के पीछे कम से कम 1000 फॉर्म निकलते हैं। आप केवल में डीसी रेट की वैकेंसी निकालते हो, वहां पर मुख्यमंत्री तक की स्लिपें चलती है और अगर 5 कहीं पर डीसी रेट के 8,000 रुपए की वैकेंसी निकलती है तो वहां भी हजारों की संख्या में कैंडिडेट। तो सर वो लोग इसलिए भर रहे हैं ना क्योंकि उन्हें जरूरत है। यहाँ भी तो जरूरत के आधार पर भर रहे हैं। जबरदस्ती किसने की रेडू साहब? नहीं, जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 साल के लिए भी भर्ती करेंगे, डीसी रेट पर 1 साल के लिए करते हैं, वहां भी हजारों की भीड़ लगती है। इसको देश की सुरक्षा से जोड़िए सर। आप बेरोजगारी, ठीक है, एक टेम्परेरी बेस पर आप बेरोजगारी देश की सुरक्षा से रेडू साहब, क्या हम ये मान बैठे हैं कि सेना का कोई भी फैसला वो हवाई फैसला है? मतलब दुनिया के अंदर सबसे प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो सेना जानी जाती है, जिसके सफल ऑपरेशन ऐसे होते हैं, जिसके मिसालें दी जाती है, वो हवा में कोई फैसला कर देगी बिना सोचे समझे, रात को सोए और सुबह उठकर ऐलान कर दिया।
हाँ केशव जी, एक बात बताइए आप मेरे को, इंडियन एयरफोर्स ने 3000 वैकेंसी निकाली है। 3000 वैकेंसियों के ऊपर 57,000 नॉमिनेशन हो गए, फार्म भर दिए हैं बच्चों ने। 3000 का 25% ये रखेगी आर्मी और 75% को जो है ना वापस कर देगी, यानी कि 700 750 की इनरोलमेंट हुई, जबकि साल में 25,000 की इनरोलमेंट हुआ करती थी। अब केवल मात्र 750 इसमें हो गए। मान लो 2000 नेवल में और इसमें आर्मी में चले जाएंगे हमारे, तो सर वो आर्मी की संख्या कहाँ से मेंटेन करेंगे हम लोग? नहीं रेड्डी साहब, क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, और आर्मी की संख्या कैसे मेंटेन होगी इस बात की चिंता आर्मी को है, हम सबसे ज्यादा है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, डिबेट के दौरान इस पॉइंट पर भी हम डिस्कस करेंगे, सोडी साहब से जवाब लूंगा। चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कनेक्ट हो चुके हैं। चौहान साहब स्वागत भी है आपका, और रखिए अपनी पहली बात, पहला रिएक्शन। देखिए केशव, देश के नौजवान ने कमोबेश योजना के महत्व को, योजना की उपयोगिता को स्वीकार कर लिया है। कुछ नौजवानों के मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, उनको भी हम शनई शनई दूर कर लेंगे। लेकिन संकट राजनीतिक रोटियां सेकने वालों का है, और राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस खास तौर पर वो क्या क्या कर रही है, वो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के लोगों को खास तौर पे बताना चाहता हूं। आज इनकी एक विज्ञप्ति जारी हुई है इनके प्रदर्शनों की, जिसकी अगुवाई कहीं दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, नौजवान सांसद हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की जो विज्ञप्ति है उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसमें राम जाने दीपेंद्र ने कहा है, या उनके आसपास घूमने वाले जो कम ज्ञानी और उनके लेफ्टिनेंट्स हैं, उन्होंने कहा है, उसमें एक वाक्य लिखा है कि ये योजना देशद्रोह की योजना है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, सांसद ये कह रहे हैं कि इस देश की सेना जो योजना लेकर के आई है, वो सेना, उसके सेनापति, हमारे जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल वो देशद्रोह पर उतर आए हैं। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता ये कहते हुए रिकॉर्ड पर हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। कल या परसों की बात है, इनके एक प्रवक्ता ने आपकी मेरी मौजूदगी में ये कहा कि जो सेनापति, जो सेना अध्यक्ष इस योजना को लेकर आए हैं और जो इसको बेहतरीन बता रहे हैं, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। सोडी साहब बैठे हैं, पूर्व सैनिकों की भी पेंशन उन्होंने कहा कि बंद हो जानी चाहिए। जिस राजनीतिक पार्टी का सेना और सैनिकों के प्रति, बलिदानियों के प्रति, योद्धाओं के प्रति ये रवैया है, उस पार्टी के शिखर नेतृत्व से मैं आपके चैनल पर पूछना चाहता हूं, और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो हरियाणा के उनके नुमाइंदे कह रहे हैं, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इससे सहमत हैं? अगर वे सहमत नहीं हैं तो उनको सामने आकर इनकी जबान पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सशस्त्र सेनाओं का ठीक है निरादर है। केशव भाई मुझे 1 मिनट कह लेने दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल इनसे है, ये एक तरफ कहते हैं हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना की बेहतरी की बात करते हैं। इनके प्रवक्ता तो आज संयोग से एक पूर्व सेना अधिकारी हैं। मैं उन्हें जय हिंद कहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे एक पूर्व सेना अधिकारी के नाते कांग्रेस के उस प्रवक्ता के बयान से सहमत हैं कि जो जनरल्स, जो एयर चीफ मार्शल इस योजना को लेकर आए हैं, वे देशद्रोही हैं, उनकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए? ठीक है। अगर वे इससे सहमत नहीं हैं तो उन्हें अभी इसी डिबेट में, इसी समय इस बयान के लिए अपनी पार्टी के उस प्रवक्ता की आलोचना, निंदा करने का साहस मैं आऊंगा, मैं आपकी इस बात का भी रिएक्शन दूंगा हमसे। मैं एक पहला कमेंट ले लूं, देश पहले है, पार्टी बाद में आती है। ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा इस बात के ऊपर। सुभाष जी के पास आ रहा हूं। सुभाष जी रखिए, क्या कहता है विश्लेषण आपका? अग्निपथ और अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा, ये पिछले 20-25 दिनों से पूरा मामला हमारे इंडिया में उछला हुआ है। मैं तो इसके बारे में, मैंने जो अग्निपथ जो योजना बनाने वाले हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी, उनकी मैंने डिटेल से उनकी मैंने वार्तालाप सुना है, उनकी मैंने यूट्यूब से भी देखा है, सारा प्रोग्राम किस तरह से हुआ है। ये देखो, टाइम के हिसाब से बदलाव तो होता रहता है।
अब ये हमारे इंडिया में चाहे वो अभी ये 2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था, नहीं तो ये जो मल्टी एंट्री जो सिस्टम है ये दूसरे देशों ने पहले से अपनाया हुआ है, चाहे वो यूएसए है, चाइना है, इजराइल है, रशिया है। यहाँ तो सिर्फ 2 एंट्री हैं। तो ये अब इसके पीछे अब देखो, आज जो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है पूरे इंडिया में और हमारे हरियाणा के हर शहर में, और भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे, मैंने उनका भाषण सुना है, 90 की 90 विधानसभाओं में आज उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। रोहतक में वो भी बैठे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी भी रेवाड़ी, कैप्टन अजय सिंह जी भी फौजी रहे और उनकी भी मैं भाषण सुन रहा था। मतलब पीछे अब सारा ये पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका। और ये ठीक है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे जो है ना पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई, उनको अब इस उम्र में 17, 18, 19, 20 साल जो बच्चे, इनको जैसे मर्जी आप उकसा दो, जो मतलब वैसे ही चल पड़ेंगे। इनको ये नहीं जैसे होता है ना भेड़ चाल, नारेबाजी, जैसे उनको बेचारों को पता ही नहीं है। कोई भी अगर इसको उकसाना चाहेगा उकसा लेगा। अब ये सारा ये बिहार से शुरू हुआ है, ये चाहे उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हजारों की संख्या में पूरे इंडिया में हमारे फैले हुए हैं, उनके कई अरेस्ट भी हुए हैं क्योंकि उनका धंधा भी बंद हो रहा है। अब यही जो है ना सारा का सारा ये पॉलिटिकल मुद्दा, चाहे वो बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो हमारे इंडिया की हैं या हरियाणा की हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका है। परंतु जहां तक मैं ये भी समझता हूं, इसके पीछे सरकार या जितने भी हमारे ये जो सेना के जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जो है ना समाज की जो है ना थोड़ी सी कमी रही है। सारा अब इन्होंने ठीक है मतलब 17.5 से 21 साल, फिर उन्होंने जल्दी तुरंत बाद, उनको ये पहले से पता नहीं था ऐसा हो सकता है, मतलब इनको पहले से आभास थोड़ा सा होना चाहिए भाई आप ये युवाओं से आप खेल रहे हो, उनके भविष्य से खेल रहे हो आप। और देखो इसमें नौकरी तो है ही है, इसके साथ साथ मैं वही कहता हूं, देखो जज्बा भी है। फौज में हर कोई नहीं जाता, फौज में वो जाता है जो जाना चाहता है। और जो परिवार ऐसे हैं जिनका हर व्यक्ति फौज में है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका एक व्यक्ति भी वो भेजना ही नहीं चाहते वहां पे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। मैं सोडी साहब के पास आ रहा हूं। सोडी साहब, इसके प्रोस एंड कॉन्स पर तो बहुत सारी बहसें हुई हैं, डिबेट हुई हैं, आप भी बहुत बार हमारे पैनल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिसाइज इस पूरे विषय को अब किया जा रहा है। सोडी साहब। जय हिंद केशव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना है, अब तक युवा भी समझ चुका है कि ये सबके हित के लिए, चाहे देश हित, युवा हित या सामाजिक हित। इसीलिए सिर्फ 3 दिन में एयरपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए तकरीबन 56,960 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, सिर्फ महज 3,000 सीटों के लिए। तो अब युवा भी समझ रहा है कि ये जो स्कीम है ये उनके फायदेमंद के लिए भी है, और आने वाले वक्त में जैसे जैसे नेवी और आर्मी के भी रैलीज होंगी, रिक्रूटमेंट खुलेगी, बहुत ज्यादा युवा आएंगे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जहां तक आपका सवाल है वो एक प्योरली एक राजनीतिक सवाल है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए जो कि हर राजनीतिक पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है प्रश्न उठाना, प्रदर्शन करना, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये प्योरली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट के नाते ये कहना चाहूंगा कि जो स्कीम है ये सबके लिए फायदेमंद है। और जैसे 19 और 21 जून को जनरल पुरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम पॉजिटिव तरीके से स्कीम को देखेंगे, जहां जहां कुछ अमेंडमेंट चाहिए होंगी हम करते रहेंगे। तो सेना भी ओपन है आने वाले टाइम में देखने के लिए कि ये स्कीम कैसे रोल आउट करती है। दूसरा मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो टोटल नफरी है वो तकरीबन 15 लाख है, उसमें से सिर्फ 46,000 नए रिक्रूट इस साल भर्ती किए जा रहे हैं इस स्कीम के तहत। जैसे जैसे ये स्कीम चलेगी, सेना के अधिकारी भी अपने इंटरनल मैकेनिज्म से देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या हो रहा है, और वो भी जो नेसेसरी अमेंडमेंट है, नेसेसरी चेंजेस है वो करते रहेंगे। जहां तक देश हित की बात है वो सेना, एयरफोर्स, नेवी के जो अधिकारी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और जहां जहां चेंजेस की होंगी वो करते रहेंगे। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं, अब डिबेट पर आता हूं, दूसरा राउंड शुरू करते हैं अपनी बातों को रखने का। चौधरी साहब, शुरुआत आपसे, रखिए अपनी बातें, जो भी आपको आंसर देने, रिएक्शन देनी है। देखिए, एक तो सभी लोगों ने तकरीबन ये बात जरूर रखी कि जो नई भर्ती हो रही है, 56,000 आवेदन आ चुके हैं 3,000 के लिए। अगर आप इसका रेशो देखोगे तो ये तकरीबन 3,000 सीटों के लिए 56,000 का आवेदन एक फौज के लिए एक बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि एक सीट के लिए अगर
30 या 20 कैंडिडेट आ रहे हैं तो ये बहुत ही कम है। जबकि एक फौज की वैकेंसी निकलती है तो उनकी रैली होती है, 50 सीट होती है, वहां कम से कम 40-50 हजार लोग आ जाते हैं। आपने पिछले इतिहास में देखा होगा कई रैलियों के समय पे ऐसा भी करना पड़ा कि इतने लोग आ जाते हैं उनकी मैनेजमेंट करने के लिए, कहीं पे लाठीचार्ज, कहीं डिसिप्लिन, ये वो और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए ये कोई मापदंड नहीं है कि भाई 56,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया है। और जहां तक बात है, जनरल सोढी सर ने जैसे कहा कि 46,000 इस बार इनटेक करेंगे और हमारा जो वेस्टेज रेट है, जो रिटायरमेंट का रेट है, वो तकरीबन 50,000 वैकेंसीज का है। और जो सरकार ने कहा है कि हर साल हम 46,000 के करीब करेंगे, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अब जो रिक्रूटमेंट है वो आने वाले समय के अंदर ये तकरीबन जो वेस्टेज है उसको इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि फौज कोई भी काम करती है, फौज उसकी तैयारी करती है, फौज ट्रायल एवेल्युएशन करती है। अगर हमने एक बंदूक भी खरीदनी होती है तो उसकी कई तरह की ट्रायल होती है और उसकी ट्रायल एवेल्युएशन का समय बहुत लंबा होता है। हर चीज के मापदंड जो है वो क्यूआर्स बनते हैं, उसके हर चीज को एवेल्युएट किया जाता है उन पैरामीटर्स के ऊपर। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इतनी जल्दी थी हमारे देश की सरकार को कि आपके पास पिछले 3 साल से आपने भर्तियां नहीं की हैं और 1.5 लाख के करीब आपकी वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। आपने 46,000 पद ही क्यों निकाले हैं? आपने 3 साल से जो रुकी हुई वैकेंसीज थी उन सारों के ऊपर अपनी जो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की है? और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, फौज का एक तरीका है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज करनी है उससे पहले उसको एक छोटे लेवल के ऊपर, एक ब्रिगेड लेवल के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार ने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है तो उसका व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए। और अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं किया है और सिर्फ जबरदस्ती एक ये आनन फानन में एक ये स्कीम लेके आए हैं कि चलो भाई 46,000 बच्चों को जो है भर्ती कर लिया जाए, तो ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम है। आप एक छोटी सी जो बायनोकुलर है वो लेते हो, उसके लिए उसकी विंटर ट्रायल करते हैं, समर ट्रायल करते हैं, डेजर्ट ट्रायल करते हैं, हर जगह करते हैं। आपने क्या इवेल्युएशन किया? आपके जो लेडी ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स का जब हमने फौज के अंदर इंटेक करना शुरू किया, उनको शॉर्ट सर्विस में लिया गया, 20 साल तक इस चीज को इवेल्युएट किया गया, उसके बाद उनको परमानेंट कमीशन दिया गया। ठीक है सर, ऐसी इवेल्युएशन कहां है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब। चौधरी साहब, अगर आपकी जगह रोहित चौधरी जी कोई मुख्य धारा का पॉलिटिशियन प्रवक्ता यहां बैठा होता तो उसके मुंह से तो ऐसी बातें अच्छी लग सकती थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन सेना का हिस्सा रहे एक सेवानिवृत्त अधिकारी के मुख से अपनी ही सेना के वर्तमान नेतृत्व की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर यूं सवाल उठाया जाना, ये किसी के हजम नहीं होगा, मेरे तो बिल्कुल नहीं होता। एक बात कहना चाहूंगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ चैलेंज कर रहा हूं चौधरी साहब, प्लीज प्रोसीजर को, प्रोसीजर गलत मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। आप अपनी बारी में अपनी बारी में आ जाइएगा, अपनी बारी में कहिएगा। मेरा सीधा सा आप पर यही आरोप है और इसका उत्तर अपनी बारी में दीजिएगा कि आप कैसे पूर्व सेना अधिकारी हैं जो भारतीय सेना के वर्तमान नेतृत्व के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पर, उनकी समझ पर, उनके अनुभव पर इस तरह राजनीतिक कारणों से सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं केशव भाई, संयोग से ये योजना किसी संसदीय कमेटी में नहीं गई, किसी संसद में नहीं गई, सफेद कुर्ता धारण करने वाले राजनीतिज्ञों ने इस पे चर्चा नहीं की संसद में, और किसी ब्यूरोक्रेट्स लाल फीताशाह जिनको आप कहते हैं उनके पास भी चर्चा के लिए नहीं गई। इस योजना को लेकर शोध और अध्ययन वो भारत की सेना के कॉम्पिटेंट अधिकारियों ने किया। ये योजना चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि आनन फानन नहीं लाई गई। 80 के दशक से लेके आज तक
अलग अलग समय पर अलग अलग कमेटियों ने, पैनल्स ने रिकमेंड किया कि हमें अपनी फौज के, अपने सैनिकों के औसत आयु को दुनिया की आधुनिक सेनाओं के बराबर लाने के लिए ऐसी योजना लानी चाहिए। इस योजना की सिफारिश कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई और उस समय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय से पूछा गया कि भाई अगर हम ये योजना लागू करते हैं तो क्या सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीरों को आप कहीं जगह दे देंगे? इन्होंने जवाब तक नहीं दिया उस समय। तो कुल मिलाकर ये योजना बहुत योजनाबद्ध तरीके से लाई गई है। इसमें राजनीति का लेश मात्र नहीं है, ये हबड़ दबड़ में नहीं लाई गई है, ये भारतीय सेना के हित में लाई गई है। और चौधरी साहब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। क्या रोहित चौधरी जी अपनी पार्टी के उन नेताओं और प्रवक्ताओं की हां में हां मिलाने के लिए इस पैनल पर बैठे हैं जो कहते हैं कि ये योजना देशद्रोह की योजना है और इसका समर्थन करने वाले सेनाध्यक्षों और पूर्व सैनिकों की पेंशन बंद कर दी जानी चाहिए? साथ जवाब लेता हूं। क्या आप भी चौधरी साहब मैं जवाब देता हूं। इस कुत्सित, इस गिरी हुई टिप्पणी से सहमत हैं? ठीक है रोहित जी, जल्दी से जवाब। देखिए, ये क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है तो ऐसे लोगों के साथ डिबेट में बैठना भी मैं अपना अपमान समझता हूं। देखिए वीरेंद्र जी, मैं ये मानता हूं एज ए डिफेंस पर्सन, मैं ये मानता हूं कि ये जो स्कीम है ये वाकई में ट्रायल एवेल्युएशन के बाद लाई जाती तो बहुत कुछ अच्छा होता, लेकिन बिना ट्रायल एवेल्युएशन के, बिना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेके आई गई है। तो इसलिए इसके ऊपर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सेना में हर चीज का, हर काम करने का एक प्रोसीजर तय है। देशद्रोह है और हर चीज का प्रोसीजर तय है। कोई भी काम किया जाए सेना के लिए वो सेना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर सवाल निशान है। फिर जहां तक बात है, आपने ये जो ट्वीट की बात की है, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, मेरी स्क्रीन मैं ये मानता हूं कि ये स्कीम देश की सेना के लिए घातक सिद्ध हो सकती है अगर ये 4 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, जिसमें हम स्पेशलिस्ट, हमें 3 से 4 साल लगते हैं एक यूनिट में एक जवान को स्पेशलिस्ट तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने के लिए, बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने के लिए, उसके लिए ये घातक सिद्ध होगी। ये आने वाला समय हमें बताएगा। अच्छा रोहित जी, बात तो बताइए, विरोध चौधरी है, साहब कर सकते हैं, एक सेकंड चौधरी साहब मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने, लेकिन आप ये बताइए क्या जनरल, तो क्या आज के जनरल, क्या आज के एयर चीफ मार्शल, क्या एडमिरल साहब वो देशद्रोही हैं? कहीं पे क्या उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए? इस सेना में आपको कोई कमी दिखाई देती है तो? कि हमने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है, हमने इसको ट्रायल एवेल्युएट किया है, एक ब्रिगेड के तौर पे, एक आर्मर्ड रेजिमेंट को, एक आर्टिलरी रेजिमेंट को, आप एक ही बात रट रहे हैं। एक हमने इन्फेंट्री रेजिमेंट को, इसके अंदर हमने जवाब दीजिए ना। इसके अंदर हमने आप मूल प्रश्न पर क्यों नहीं आ रहे? छोटे पैमाने के ऊपर आप मूल प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते चौधरी साहब? तो हमें चौधरी साहब आपकी बात सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहे चौधरी साहब। सरकार के लिए किया जा रहा है तो सवाल उठ रहा है कि पॉलिटिसाइज हो रहा है पूरा। देखिए सरकार जो है, सेना जो है वो नहीं, रोहित चौधरी ये क्यों नहीं बताते कि क्या ये पूर्व सैनिक के नाते जो नीतियां हैं आज के जनरल की पेंशन रुकवाने के पक्षधर हैं? जो नीतियों क्या ये करण सोढ़ी की पेंशन रुकवाने वालों में हैं? चौधरी साहब एक बार जवाब तो दे दीजिए। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सरल सी बात है। मैं ये कहता हूं, देखिए मैं ये कहता हूं, अगर इस योजना में खामी है कोई, अगर इस योजना में कोई खामी है तो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है हम समीक्षा करेंगे, सुधार लेंगे। लेकिन क्या इस योजना को लाने वाले लोग देशद्रोही हैं? जैसे आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर ये उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। अगर ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती? अगर ये 17 साल से आपकी ड्यूटी नहीं बनती उनकी आलोचना करना? कि 17 साल से 21 साल तक की जो उम्र तय की गई थी, अब उसको 23 साल किया गया, तो ये क्या ये आनंद फानन के स्टेप नहीं था?
क्या ये डैमेज कंट्रोल का काम नहीं था? विरोध ये आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सरकार का क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या? इसका उत्तर है ऐसा है, ये केवल प्रिंसिपल ऑपोजिशन का काम है देश की सेना के लिए, देश के लोगों के लिए खड़े रहना और उनके लिए लड़ाई लड़ना। देश की सेना को चाहिए मजबूत, ताकतवर और भरोसेमंद सैनिक, जिसका फ्यूचर सेफ हो। वो सैनिक नहीं चाहिए देश की सेना और उसको आपके लोग गद्दार कह रहे हैं, 4 साल उसको आपके नेता देशद्रोही कह रहे हैं। देश के सेनापतियों को देशद्रोही कहने वालों को देश के कैसे सरकार का फैसला? देखिए केशव, बिना कैबिनेट गजब हो गया, बिना कैबिनेट केशव गजब हो गया भाई, के अप्रूवल के इनमें कोई इतनी भी हिम्मत नहीं है, फैसला लागू नहीं हो सकता। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, रोहित चौधरी उन्होंने साहब, इसको रोहित इंजीनियर चौधरी किया साहब, है, उन्होंने रोहित ही चौधरी इसको साहब, रोहित करवाने का चौधरी काम साहब, किया है। और इसके लिए मैं पूरी तरह से अच्छा रोहित चौधरी साहब सुनिए रोहित चौधरी साहब, रोहित चौधरी साहब, रोहित चौधरी साहब, चौधरी जी सुनिए तो लिए आप मूल देखिए, ये सीधी बात नहीं करते ना, राजनीतिक फैसला रोहित चौधरी जी केवल फौज का फैसला नहीं है, फौज का फैसला, अगर फौज का फैसला होता तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी का फैसला है। अगर रुको मिस्टर चौधरी हैव करेज इनफ टू से कि आपकी पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने देश के सेनापतियों को देशद्रोही कहा है और वो गलत कह रहे हैं। देश के पूर्व सैनिक हैं, आपके भीतर का सैनिक कहां चला गया? देश की सरकार को जिन्होंने ये काम सही नहीं किया है, बिना सोचे समझे ऐसा स्टेप किया है, आपके नेताओं ने आज देशद्रोही कहा है, सवाल किया, आपके नेताओं ने देशद्रोही कहा। आपके प्रवक्ता ने इसी चैनल पर सलाम कि जनरल की पेंशन बंद करो। देश की सेना को, देश के सेनापतियों को सलाम। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सैनिक हैं, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूँ, आप सैनिक हैं, मैं विवेक जी के पास आऊँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है चौहान साहब, सैनिक है, आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैं ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ। विवेक जी क्यों नहीं बोल पा रहे आप? विवेक जी, आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जाग पा रही? देशद्रोही कहने वालों को सवाल उठाए जाते हैं। पूर्व सैनिक कहाँ चला गया आपके भीतर का सैनिक? फैसले देश की सरकार के हैं, सेना के विवेक जी रखिए अपनी बात। अरे सवाल उठाने वाले गद्दारों को गद्दार कहकर दिखाओ चौधरी। देश के सैनिक नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल उठाने वालों को गद्दार कहकर दिखाओ चौधरी साहब, तब मानूंगा कि आप पूर्व सैनिक हैं। बड़ी मोटी टोपी आप डालकर आए हैं, ये टोपी डालने का अधिकार मैं एक एक करके आ रहा हूं सर, कोई नहीं समझ पा रहा क्या बात रख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर मेंबर, कांग्रेस पार्टी का हर नेता देश की सेना को, देश के सेनापतियों को अगला सवाल ले लीजिए, पहले अगला सवाल ले लीजिए। विवेक जी के पास आ रहा हूं, सबकी बात है, सबकी कमेंट्स है। चौहान साहब प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास वापस से, दूसरे राउंड में आ जाऊंगा आपके पास देने वालों को, चौहान साहब करने वालों चौहान साहब टोकने की हिम्मत है? ठीक है प्लीज। पार्टी कुछ नहीं होती विवेक जी, मैं ये कहता हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ चौहान साहब, मैंने बताया चौहान साहब, जिन्होंने देशद्रोही हर आदमी देश की सेना को, देश का सेना। आप ऐसा कीजिए, आप दोनों ही बोलिए, नहीं आप दोनों ही बोलिए, डिबेट के टाइम को ना 2 घंटे कर देते हैं, आप दोनों लड़ते रहिए आपस में, क्योंकि कंक्लूजन पे तो पहुंचना नहीं है, पॉलिटिसाइज करना है, इसे उन्हें गलत बोलना है, उन्हें इसे गलत बोलना है। जिन्होंने केशव की मौजूदगी में कहा, सर वो नहीं जवाब देंगे इस बात का, आपकी मौजूदगी में वो नहीं जवाब देंगे इस बात का, उन्हें पता ही नहीं है सिनेरियो क्या था। क्यों नहीं देंगे? उन्हें नहीं पता सिनेरियो क्या है इस बात का, डाल के आए हैं सैनिक, उन्हें नहीं पता सिनेरियो क्या था। आप केवल ढिंगरा जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, उन्हें नहीं पता क्या कुछ कहा उन्होंने। उस पूरे विषय का जवाब जिस दिन केवल जी हमारे साथ डिबेट में होंगे आप लीजिएगा उनसे। लेकिन मैं आज जिस ट्रैक पर जा रहा हूं मुझे वहां जाने दीजिए सर, ताकि किसी कंक्लूजन तक हम पहुंच पाए। चौहान साहब प्लीज, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। विवेक चौधरी जी रखिए अपनी बात। केशव जी, बारी बारी रोहित जी से सवाल किए गए, पर रोहित जी किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। रोहित जी से मैंने पूछा कि आज प्रदर्शन किए गए वो किसके लिए किए गए, किसकी आवाज उठाने की कोशिश की गई, और जिनके लिए वो प्रदर्शन किया गया क्या वो प्रदर्शन में मौजूद थे? आज क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है 57,000 युवाओं पे जिन्होंने आवेदन करने का काम किया। मैं इनसे बारी बारी पूछने का काम किया, आप बताने का काम कीजिए कि कमी आपको क्या। आज ये कह रहे हैं 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, आप क्यों इसको एंडिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रही हैं? ये कोई
एंडिंग ऑफ करियर नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ करियर है। आई विल टेल यू ये रिपोर्ट है। आऊंगा सर, मैं आऊंगा। ये रिपोर्ट है, मौका दूंगा। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट की रिपोर्ट है ये। आप इस तरह बोल रहे हैं जिस तरह रख के कोई बच्चा पेपर में आता है। जी नहीं, रोहित जी मैं आऊंगा। रोहित जी मैं डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, रोहित जी मैं जवाब डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, रोहित जी मैं जवाब लूंगा आपसे। ये लेटर है। ठीक है रोहित जी, मैं लूंगा आपसे, मैं लूंगा जवाब इस बात का। ठीक है विवेक जी। देश में 3.5 लाख पद जो कि पूर्व सैनिकों के लिए खाली हैं, वो आज तक उनकी वैकेंसी नहीं भरी गई है। ये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट का ये उनका लेटर है। वो कहते हैं कि 10% रिजर्वेशन है, उसके बावजूद 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ये मैं इसके लिए पढ़ के बताता हूँ। सीधे सवाल का जवाब It is observed that in spite of reservation quota mentioned at Para 12, approximately only 30% vacancies are filled by ESM. ये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट लिख रहा है अपने वक्तव्य में कि 30% वैकेंसी सिर्फ फौजियों की भरी जा चुकी है। मैं कहता हूं कि 3.5 लाख पद जो खाली पड़े हैं, पहले उनको भरा जाए। अग्निवीर क्यों तैयार किए जा रहे हैं, जो बेचारे जो अपनी नौकरी शुरू करने से के साथ साथ ही वो बेरोजगार हो जाएंगे। अभी कोई भर्ती बंद नहीं हुई है, आवेदन बंद नहीं हुए। नहीं, मैं विवेक जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर इसका ज्ञान है, 3.5 लाख पूर्व सैनिकों के पद खाली पड़े हैं, 3.5 लाख करते हैं। आपको थोड़ा प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए कि आप अपनी बारी में बोलिएगा, किसी के बीच में बोलने का आपका कोई नहीं है। आई एम सॉरी, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। हाँ, मुझे उम्मीद रहेगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने आपसे बारी बारी पूछा कि कहाँ थे युवा साथी जिनके लिए आप विरोध करने की बात कर रहे हैं। युवाओं का नाम लेके पॉलिटिकल भाषण जा रहे हैं, पॉलिटिकल बातें की जा रही हैं, सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया जा रहा है। आपने कहा कि सिर्फ 56,000-57,000 युवाओं ने आवेदन किया, सिर्फ 3 दिन में ये आवेदन आया। आज कोई भर्ती बंद नहीं होगी या आवेदन आने बंद नहीं हो गई, ये भी सुनने का काम की। आज भर्ती प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है। वो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि इतनी सी पोस्ट के लिए भी अगर केवल 56,000 ही आ रहे हैं, 50,000 ही आ रहे हैं, तो बहुत कम है। मैं अभी तो 3 दिन हुए हैं ना केशव जी। आज भर्ती प्रक्रिया बंद होगी क्या? जिस दिन प्रक्रिया बंद होगी उस दिन बात करेंगे कितने आवेदन आए। 3 दिन में अगर 56,000 आ रहे हैं, उसकी तो सराहना करनी चाहिए। युवा के मन में अगर कोई जोश है, आप 4 साल की बात करते हैं फौजी साहब, एक दिन के लिए भी वर्दी सीने के ऊपर हो तो गर्व की बात है। आपको ये बात बखूबी पता होगी। देश का युवा जो जज्बा लेके आज आवेदन कर रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाने से पहले मैं चौथी जनरेशन का ऑफिसर हूँ, चौथी जनरेशन का ऑफिसर हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा खानदान लड़ाई लड़ रहा है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, आपके मुंह से ये बातें शोभाएं नहीं देती। विवेक जी हम फौज में जो भर्ती होते हैं लोग, वो ट्रेडिशन से भर्ती होते हैं, वो ट्रेडिशन से जज्बा है। चौथी जनरेशन है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चौथी जनरेशन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ। उठाने से पहले सोचिए। मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है उतनी बात करिए जितनी जरूरी हो। ठीक है विवेक जी, रोहित जी, मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूं और मैं सोनी साहब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ले रहा हूं। ठीक है सोनी साहब, ये जो कहा विवेक चौधरी जी ने कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट व्हाइट पेपर जैसी कोई चीज नहीं लेकर के आई गई, सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप जरा बताइए इस बात को। रोहित जी ने कहा, केशव जी आर्मी ने क्लियर किया कि ये जो अग्निपथ योजना थी, इसका जो डिस्कशन थी वो 1989 से चल रही थी। कारगिल युद्ध के बाद भी कारगिल रिव्यू कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो सेनाओं की एज है उसको कम किया जाए। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये 1989 से चल रही थी और पिछले 2 साल में इस पे काफी काम हुआ। और जब आर्मी कन्विंस हुई, आर्मी नेवी एयरफोर्स कन्विंस हुए, तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को भेजा अप्रूवल के लिए। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसकी अप्रूवल की तो 14 जून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया। तो जहां तक बात है आर्मी की, आर्मी ने अपने डेलिब्रेशन किए हैं और जैसे मैंने पहले बताया
आर्मी नेवी एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन 15 लाख की है, उसमें से सिर्फ 46,000 इस साल भर्ती हो रहे हैं। अगर 4 साल के हम टाइम में देखें तो ये बहुत ही छोटा फिगर होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह है। अगर आर्मी ने 19 और 21 को जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स ने, कि जहां जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त पड़ेगी, इसमें हम चेंजेस लाएंगे, अमेंडमेंट्स लाएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया काफी डेलिब्रेशन के बाद आई गई है। और जैसे जनरल अनिल पुरी ने 19 जून को बताया कि इन्होंने 13 देशों की स्टडी की, ऐसी स्कीम जहां पर है, और फिर उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो हमें ये थोड़ा सा वक्त देना चाहिए स्कीम को। अगर ये स्कीम में कोई भी खामी आएगी, सेना सबसे पहले होगी इसको ऑब्जेक्ट करने के लिए और उसमें चेंजेस लाने के लिए। तो मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि ये स्कीम को एक बार एक चांस देना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो मैंने एक लेख भी लिखा था एक न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले, ये जो अग्निपथ योजना है, ये 2 चीजों पे इसका सक्सेस डिपेंड करेगा। सबसे पहला है इंप्लीमेंटेशन और दूसरा है रेजिमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन जो कर्नल रोहित चौधरी साहब ने सही बताया कि अगर हम डाटा जनरल रीसेटलमेंट के आंकड़े देखें तो ये बहुत ही तो ये हमारे दिल में एक विश्वास नहीं पैदा करते हैं, क्योंकि 6 पे कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि जो भी सेना के ऑफिसर्स जेसो ओआर रिटायर होते हैं, उन्हें लेटरली पैरामिलिट्री फोर्सेज में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाए, क्योंकि वो कम आयु में रिटायर होते हैं। और जो आंकड़े कल चौधरी साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। डीजीआर ने पिछले कई सालों में जो रीसेटल किए जवान या वेटरन्स वो बहुत कम थे, लेकिन तब वो चीज चल गई क्योंकि हम लोग पेंशनर थे, हमारी जो भी हमारी दाल रोटी चल रही थी। लेकिन अब अगर ये अग्निपथ योजना ने सफल होना है तो इसके लिए डीजीआर को एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 5-6 बैचेस अग्निवीर के निकलेंगे और वो देखेंगे कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो गया, उसको सरकारी महकमे में नौकरी मिल गई, तो जो युवा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर डीजीआर जैसी संस्थाओं ने इनकी रीसेटलमेंट 4 साल के बाद नहीं की और वही आंकड़े जो अभी कल चौधरी साहब बता रहे, वही आंकड़े अगर 5 साल 6 साल के बाद भी होने लगे, तो जो यूथ है, जो युवा है, वो आर्मी के लिए पहला प्रेफरेंस नहीं करेगा। हमें याद होना चाहिए कि 70% सैनिक जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में आते हैं वो गांव से आते हैं, वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर डीजीआर जैसी संस्थाएं सफल हो गई इनको रीसेटल करने में, तब तो जो अच्छा यूथ है वो आएगा, नहीं तो जो यूथ है वो पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी करेगा, जहां पे 60 साल तक एक अचोर नौकरी है, और जब वहां नहीं होगा फिर वो सेना की भर्ती के लिए आएगा। ठीक है सर, रेडू साहब के पास आ रहा हूं, फिर फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। रेडू साहब। हाँ, केशव जी देखिए, जैसे अभी थोड़ी साहब बता रहे थे, बड़ी सस्ती की बात इन्होंने की। अभी हरियाणा प्रदेश में लगभग 29,500 पूर्व सैनिकों ने अप्लाई किया, जिसमें से केवल अब तक 29,000 के एप्लीकेशन आए रीसेटलमेंट के लिए, जिसमें से केवल 543 को हरियाणा गवर्नमेंट नौकरी दे पाई है। तो जब वो 75% बाहर आएंगे तो डीजीआर क्या कर पाएगा, उनको कैसे रीसेटलमेंट दे पाएगा? 1% भी नहीं दे पाएगा। आज ये जो तालियां बजा रहे हैं कि 56,000 57,000 की नौकरी कैंडिडेचर आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं केवल मात्र 3,000 पोस्टों के लिए, ये बिल्कुल सही कहा कि इंडिया का यूथ यदि 4 साल के बाद ये सड़कों पर आ गया तो ये देखना इंडियन आर्मी गांव में लड़े लगाया करेगी कि फौज में भर्ती हो जाओ, फौज में भर्ती हो जाओ। आज फौज में युवा क्यों भर्ती हो रहा है? परिवार को सुरक्षा मिलती है, व्यक्तिगत स्वयं को सुरक्षा मिलती है, बच्चों को सुरक्षा मिलती है, लेकिन जो 4 साल का बच्चा वो रिटायरमेंट लेकर के आ जाएगा, उसको किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, परिवार को सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वाई ही विल ऑप्ट आर्मी, वाई ही विल गो इनटू आर्मी, कैसे जाएगा? आज से ये सबसे बड़ा जो कारण है फौज में जाने का, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं वो अपने परिवार की स्वयं की सारी सुरक्षा के लिहाज से जाते हैं, वो आप सारी खत्म कर रहे हो, इनका कोई जवाब नहीं दे रहा। ये प्रवक्ता लोग जो ना जोर जोर से चिल्ला करके दूसरे को दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में जो उसका परिणाम होगा वो देश के लिए भयंकर परिणाम। सुभाष जी के पास आता हूँ। सुभाष जी रखिए अपनी बात फाइनल कमेंट के साथ। मैं सोडी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो इन्होंने ये बोला है मेन होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन।
तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्कीम, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब बना तो दी उन्होंने, अब मैं भाई ये भी साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, चाहे वो सरकार के अंग हैं या सेना के अंग हैं या ऑफिसर्स हैं, इसका संवाद करें। ये जो बच्चे हैं उनको अपने विश्वास में लें और उनको समझाएं हर चीज़। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी सभी ऑफिसर से मुलाकात की है, पूरा डिस्कशन हुआ है। ये जो सारा सीन पूरे इंडिया में चल रहा है, जो हाहाकार मचा है, माननीय राजनाथ सिंह जी भी उनके साथ बैठे हैं, पूरा डिस्कशन हुआ है। परंतु इसको वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये जो बच्चे जो पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई, जिन्होंने फिजिकल क्लियर किए हुए हैं, एंड दे वर वेटिंग फॉर रिटर्न एग्जाम, ठीक है, और उसी वजह से वैसे तो उन्होंने 23 साल जो है ना एज कर दी है, थोड़ा सा विस्तार, उनको थोड़ी सी राहत दी है। उनके बारे में थोड़ा सा जो है ना ये सोचना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे पुरी साहब ये कह रहे थे, अब और साथ में रोहित चौधरी जी ये भी ये कह रहे हैं भाई ये ट्रायल बेसिस पे होना चाहिए। ये जो 46,000 है, एज आई थिंक इट इज ऑन दी ट्रायल बेसिस। और क्योंकि पुरी साहब कह रहे थे आगे जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम लाखों इसमें लाखों भर्ती करेंगे और बिल्कुल कोई कमी नहीं आने देंगे। जो हमारी जो सेना है वो बिल्कुल यंग होनी चाहिए, जो लेटेस्ट जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर पाए। ठीक है सुभाष जी। विवेक जी रखिए फाइनल कमेंट। केशव जी, 52 साल के युवा राहुल गांधी और 44 साल के युवा दीपेंद्र हुड्डा को जिस पार्टी में हो, वो युवाओं की भावना को क्या समझ पाए। आज बारी बारी इनसे जब पूछा गया कि युवाओं के लिए ये है और युवा आपके प्रोग्रामों में नहीं दिखे, तो उसका जवाब इनके पास नहीं था। और मेरे इनेलो के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 4 साल बाद इनका क्या होगा। इनको शायद पूरी इन्होंने पढ़ी नहीं है जो पॉलिसी। आज 4 साल के बाद उसमें ये भी है कि 25% को 10 साल के लिए पक्का भी किया जाएगा, जिसमें टैलेंट होगा। टैलेंट से आपकी पार्टी के नेता को आपको डर लगता है, जिसके कारण आपने अपने नेताओं को बाहर करने का काम किया। आज टैलेंट का ये डर है आपको और आपकी पार्टी के नेताओं को। आज युवाओं के अंदर वो टैलेंट है। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब प्लीज बीच में नहीं, फाइनल कमेंट रोहित जी। आपने कोशिश की पर वो टैलेंट नहीं लगेगा। ठीक है मैं जवाब लेता हूँ। रोहित जी, रोहित जी जवाब नहीं है इसलिए आप घुमाना चाह रहे हो। रोहित जी टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंट के ऊपर आइए। ठीक है विवेक जी, ठीक है। रोहित जी फाइनल कमेंट। देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये मेट्रो आऊंगा जवान साहब आपके पास स्टेप है जो कि हमारी फौज को पीछे ले जाने का काम करेगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि जनरल सोडी साहब ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन का एक सवालिया निशान है उसके ऊपर। रेजिमेंटेशन जिसके ऊपर हमारी फौज की लड़ाइयाँ जो है वो ट्रेडिशंस, कल्चर, ईथोस, ट्रेनिंग ये सब चलता है, वो सारी की सारी इस रेजिमेंटेशन के बलबूते पे चलता है। और यहाँ 4 साल में रेजिमेंटेशन नहीं हुआ। इसके अलावा एक और सवाल जो कहा गया था कि कारगिल कमेटी ने, और हमेशा और उसके बाद भी कई सारी कमेटीज हैं जिन्होंने ये जरूर कहा कि सेना में उसको लीन एंड यंग बनाया जाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उसको लीन और यंग बनाने के लिए उसके लिए 4 साल के सैनिक जो है 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेके आया जाए। उसका मतलब ये था कि अगर 35 साल में या 37 साल के अंदर अगर हम उनको रिटायर करते हैं तो उनकी लेटरल एब्जॉर्प्शन हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर और बहुत सारी जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर किया जाए। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी उसने 10% का रिजर्वेशन किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, उसने 10% का हरियाणा सरकार के अंदर रिजर्वेशन किया पूर्व सैनिकों के लिए। आज उनमें से 90% वैकेंसीज खाली पड़ी है। ठीक है रोहित इसके लिए इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी साहब जो है ठीक है रोहित पूरे देश भर में ठीक है रोहित 3.5 लाख जवान साहब हमारी वैकेंसीज ठीक है रोहित जी, ठीक है रोहित जी, ठीक है और आखिरी बात ठीक है सर। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले बच्चे अगर आ गए तो ये सरकारें जो कह रही है कि हम इनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करेंगे, समझ में आता कि ठीक है सर, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ उनसे। ठीक है सर यूथ का क्या करेंगे आप? रोहित जी ठीक है चौहान साहब रखिए जल्दी से। केशव इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि 4 साल के बाद हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। ये उल्टी तरफ से पकड़ रहे हैं चीजों को।
जो चीज बेहतर है वो इनको सिरा दिखाई नहीं दे रहा, जहां कुछ थोड़ी सी खामी सी लगती है, असुरक्षा का भाव है, उसी पे निगाह है इनकी। नेगेटिव देखने सोचने की आदत है तो वहीं खड़े हैं। ये क्यों नहीं देखते कि जो 75% अग्निवीर 21, 22, 23 साल की उम्र में सेवा करके बाहर आएंगे सेना से, वो 21, 22, 23 साल के नौजवान द्वारा उस समय तक 20-21 लाख रुपए की कमाई की जा चुकी होगी, उसके खाते में नकद लगभग 12 लाख रुपए होंगे, उसके पास सेना का प्रशिक्षण, उसके पास एक सुगठित व्यक्तित्व, प्रशिक्षित व्यक्तित्व होगा, गजब का कॉन्फिडेंस होगा। यानी जो अग्निवीर सेवा समाप्त करके वापस लौटेगा वो बेहतरीन नौजवान होगा। दूसरी बात हमने ये कहा है केशव, हरियाणा के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम एक भी अग्निवीर को जो हरियाणा की सरकार की सेवा में आना चाहेगा खाली नहीं रहने देंगे, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। अब एक बात आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सेना का नुकसान है। भारत की सेना के लिए बेहतर क्या है ये हमारे एडमिरल, हमारे एयर चीफ या हमारे जो एयर चीफ हैं वो डिसाइड करेंगे। ये निर्णय कि सेना के लिए बेहतर क्या है वो राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कैसे कर सकते हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक सेना को लगातार युद्धों में हरवा रहे हैं। इनके जिम्मे राजनीतिक सेनाओं का सेनापतित्व है, ये दर्जनों चुनाव हार चुके हैं, जो अपनी सेना का सेनापतित्व नहीं कर सकते। पास आ रहा हूं, बहुत जल्दी से मैं फाइनल एक मिनट, जो अपनी सेना का सेनापतित्व नहीं कर पाते वो भारत की सेना के भारत की सेना का भला कैसे सोच सकते हैं। एक मिनट केशव, वो लोग एक वाक्य कह लेने दीजिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा सकते हैं, जो सेना के जनरल को गली का गुंडा बता सकते हैं, वो गिरी हुई कांग्रेस पार्टी के नेता सेना का भला कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है सर, सेना के भले बुरे का निर्णय देशभक्त लोग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ठीक है, सोडी सर, फाइनल रिएक्शन। कांग्रेस हमेशा से देशभक्ति, ठीक है विवेक जी, आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वहां पे उस समय पे आप लोग क्या कर रहे थे? विवेक जी प्लीज, सोडी साहब फाइनल रिएक्शन। गुंडा कहा था सेनापति को, याद है? रोहित चौधरी भूल गए गली का गुंडा कहा था कांग्रेस के नेता ने। साहब मैं उस डिबेट पर नहीं जा रहा हूं, तो लेने दीजिए। विवेक जी, रोहित चौधरी जी, आज जो देश सर 2 डिफेंस पर्सनल हैं, दो डिफेंस से लोग मेरे पास बैठे हैं, दोनों का आचरण आप देखिए, गलत बात है। सोडी साहब फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से प्लीज, सोडी साहब बोलिए आप। सवाल उठा सकते हैं, सोडी साहब बोलिए आप, सोडी साहब का वॉल्यूम आप रखिए। सोडी साहब, करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के आगे आए और इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें। ठीक है, इससे इन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और सेना की अच्छी नौकरी करने का भी उन्हें एक अवसर मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, चौहान साहब, रेडू साहब, विवेक चौधरी जी, सोडी साहब, रोहित चौधरी जी, सुभाष छपरा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।